नमस्कार, स्वागत है डिजाइन एकेडमी में। मैं प्रभात सिंह और ये लेक्चर है आपका पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का। ठीक है, मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया इसका, इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम का। सेकंड पार्ट देखेंगे, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बेसिक। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के बारे में बता दिया। इसमें क्या होता है, खाद्य श्रृंखला हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एक्चुअली खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम भी बता दिया था मैंने, लिंडेमैन ने दिया था। ठीक है, और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है इसमें। और बता दिया था मैंने कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, या सर्वोच्च मांसाहारी, मनुष्य सर्वाहारी में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। उत्पादक को उपभोक्ता खाता है और सबसे अंत में कौन खाता है? अपघटक, जिसे मृतोपजीवी भी बोला जाता है। मृतोपजीवी या प्रकृति का सफाई कर्मी। ठीक है, अपघटक को जीवाणु, विषाणु, कवक जिसमें आते हैं। और आगे मैं बात की थी, मैंने आप लोगों को चैन बता दी थी उसके बारे में। ठीक है, कि चैन कैसे बनती है, सामान्य रूप से चैन बता दी थी। अब एक पानी की चैन बता देता हूँ, पानी की चैन की। जल में क्या होता है, छोटे पादप होते हैं, उनको छोटी मछलियाँ खाती हैं, उनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं और उनको व्हेल खा लेती है। ठीक है, यानी पादप, फिर शाकाहारी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, फिर उससे क्या खा लेता है लास्ट में जाकर? व्हेल। ठीक है, तो ये पानी की, ये आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जो लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोच सकते हैं वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। बात करते हैं खाद्य जाल की। तो खाद्य जाल क्या है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को मिलकर खाद्य जाल बन जाता है। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा होता है, लेकिन उसके पथ कई हो सकते हैं। ठीक है, पथ यानी उसकी रास्ता कई हो सकती है। चूहा को सीधा बाज भी खा सकता है, चूहा को सांप भी खा सकता है। ठीक है, चूहा को मोर भी पकड़ के खा जाता है। तो इस तरीके से वो वहां पर बन जाता है हमारा खाद्य जाल। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी बेसिक जानकारी। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे आज पारिस्थितिकीय कारक। पारिस्थितिकीय कारक, इंग्लिश में इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये चीजें बहुत देखने की बात है। देखिए, यहाँ पर जितने भी जीव है, यानी हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे चारों ओर वातावरण है। यहाँ पर हम वातावरण के, मैंने बता दिया था, पर्यावरण के कारक हमारे जैविक हो सकते हैं और अजैविक हो सकते हैं। ये सारे जो कारक हैं, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा प्रभाव डालते हैं जीवों के ऊपर। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जीव ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी उसका विकास संभव नहीं है। अब होता क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं आगे। जो वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवों पर प्रभाव डाले प्रत्यक्ष रूप से, उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी कारक। बिल्कुल सीधे तरीके से बोल सकते हैं, वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवों पर सीधा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कारक। पारिस्थितिकी कारक को हम 4 भागों में बांट के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4 भागों में देखेंगे इसको। सबसे पहले जलवायुविक, स्थलाकृति, जलवायुविक, स्थलाकृति, मृदीय और जैवीय। ये हम लोगों को 4 कारक मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंतर्गत क्या आता है। जलवायुविक यानी जलवायु के ऐसे कारक, जो फैक्टर्स होंगे जो सीधा जीवों पर प्रभाव डाल रहे होंगे। स्थल आकृति, स्थल की आकृति कैसी है, वो सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। मृदा और जैविक। ठीक है, जैविक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव, कीटा, जीवाणु, विषाणु, ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो कि मुख्य रूप से सीधा प्रभाव कहां डाल रहे होंगे? हमारे जीवों पर। ये चीज हम लोगों को देखनी है यहाँ से। तो देख लेते हैं जलवायु में क्या क्या आता है, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो आज स्टार्टिंग हम जलवायु से कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ चार्ट बनाऊं, उसके बाद एक एक पढ़ेंगे। बेटर ये कि एक एक पढ़ते चल रहा है, इससे सबसे अच्छा हेडिंग लगा लेंगे अलग अलग। तो आज जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा।
तो जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो जलवायु के अंदर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। इसके अंदर आता है प्रकाश, तापमान, जल एवं वर्षा, वायुमंडलीय नमी, यानी प्रत्येक वो फैक्टर जो जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है, और वही जीवों को प्रभावित करेगा। वायु, यानी वायु की बात करें हम लोग तो इसमें वायु गति, मुख्य रूप से आप लोग वायु गति और वायु में जो गैसें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी वायुमंडल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं कि करके सारी चीजें। तो हम लोग जलवायु में सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रकाश, ठीक है, लगा लीजिए सभी लोग प्रकाश हेडिंग। कुछ चीजें हैं देख लेते हैं। आप जानते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, कुछ चीजें याद रखने लायक है। ऊर्जा तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तीसरा, इन्हीं तरंगों की लंबाई पर ऊर्जा का विभाजन होता है। यहाँ पर जल्दी पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा, वहां पर ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर कम पहुंचेगा, वहां पर ऊर्जा कम रहेगी। तो यही चीज है। अब बात करते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश कितनी तरंगों के रूप में आता है, ठीक है, कितनी किरणों के रूप में आएगा। किरण देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये हमारा क्षोभ मंडल है। ज्यादा नहीं बना रहा हूं इसका, क्योंकि चैप्टर कराऊंगा तब और ज्यादा हो जाएगा। ये समताप मंडल है, समताप मंडल। यहाँ पर ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है इसकी, यानी ओजोन परत है। यहाँ पर सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है मुख्य रूप से सन 8 रेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ पर। पहली है कॉस्मिक रेज, दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर गामा रेज, तीसरी आप लोग कॉस्मिक हो गई, गामा हो गई, बीटा रेज, सॉरी एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आप लोगों को मिलेगा यूवी रेज, यानी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी कुछ 4 और जो यहाँ तक आती हैं, वो सारी चीजें देख लेते हैं हम लोग। विजुअल रेज, विजुअल, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद आती है आप लोगों की माइक्रो रेज और रेडियो रेज। ये 8 तरंगों के रूप में, 8 किरणों के रूप में नीचे आता है अपना प्रकाश सूर्य का। जो ऊपर की 4 मैंने बताई है आप लोगों को, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये 4 हानिकारक है जो कि पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। लेकिन अब लगभग 10% के लगभग यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जमीन तक आ रही है। उसका रीजन ये है ओजोन छिद्र के कारण, ठीक है। उसका रीजन क्या है? ओजोन छिद्र के कारण 10% तक यूवी रे नीचे आ जाती है, ठीक है। दूसरा, ये 4 रे ऊपर रहती है, ये नीचे नहीं आती। अगर ये नीचे आ गई तो समझ लीजिए बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सरे देख लेते हैं। नॉर्मली जब हम डॉक्टर लैब में जाके कहीं भी एक्सरे कराते हैं तो वो सिर्फ बटन को ऑन और ऑफ करते हैं, उतने में ही। अगर हाथ का कराते तो पूरा हाथ एक पेपर पे छप जाता है, ठीक है। देखा होगा आपने, छपता होगा। सोचने वाली बात है ऑन और ऑफ है। अगर एक्सरे खुलेआम घूमने लगी यहाँ पर तो क्या होगा? चलते हुए इंसान का जमीन पर एक्सरे छप जाएगा, ठीक है, यानी आदमी गल जाएगा पूरे तरीके से। इसको ज्यादा देर तक हम लोग एक्सरे पे मशीन पे भी खड़े नहीं हो सकते। कभी देखा भी होगा जिसका एक्सरे होता है उसको डॉक्टर अंदर रखते हैं और खुद बाहर निकल जाते हैं बटन को लेने के बाद, और रूम से बाहर जाके ऑन ऑफ करते हैं उसको। बहुत सारी चीजें हैं कि बटन खराब हो जाए ऑन के बाद तो क्या होगा,
स्वाभाविक सी बात है, अगर आदमी नहीं हटेगा तो वो गल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक है और ये ठीक है जो जमीन तक आ जाती है। अगर आगे देखेंगे हम लोग इसमें, आप लोगों को पता ही होगा ओजोन लेयर के बारे में। इसकी मोटाई डाप्सन में मापी जाती है, इकाई है, डाप्सन ने इसकी खोज की थी इसीलिए। ठीक है, इसको जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है क्योंकि ये आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को ऊपर ही रोक लेती है या परावर्तित कर देती है। अब आगे हम लोग देखेंगे थोड़ी सी और जानकारी कुछ सूर्य के प्रकाश से संबंधित। अगर किसी पौधे पर, पौधे की पत्ती पर, किसी पौधे की पत्ती पर सूर्य का प्रकाश 100 यूनिट पड़ता है, 100% पड़ता है, तब उसका प्रयोग क्या रहेगा। ठीक है, तो उसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। मुख्य रूप से उसका प्रयोग देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, 100% में से पत्ती क्या करेगी, 83% को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित। 12% को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। 5% पारगत हो जाता है, सीधा ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, पारगत या लौटा दिया, सीधा निकल जाता है, सीधा चला जाता है। अब बात करते हैं कितना हो गया, 100% हो गया, 83 बार 95 और 5 100%। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवशोषित 83% कर रही है, लेकिन उपभोग कितना कर रही है, तो मैं बता दूं आप लोगों को 4%, केवल 4% उपभोग होता है प्रकाश का। किसके द्वारा होता है ये भी बता देता हूं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही तो भाई उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल 4% का। अब 83 में 4% उसने खा लिए यानी यूज में ले लिया, बचा कितना 79%। और ये 79% जो होता है ये दोबारा से वातावरण को लौटा देता है पत्ती। किस रूप में लौटाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ताप के रूप में, ताप के रूप में विसर्जित कर दिया जाता है, विसर्जित कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवल 4%, 83% ऑब्जर्व जरूर कर रहा है वो, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, लेकिन उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितना प्रयोग में लिया गया, मात्र 4% प्रकाश प्रयोग में लिया जाता है वहां पे। ठीक है, 12% पहले से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, 5% पारगत होता है, ट्रांसमिटर होता है, दे दिया जाता है, पहले से निकल जाता है वहां से। ये था आप लोगों का 100% प्रकाश अगर पड़ रहा है पत्ती के ऊपर तब। ठीक है, उसकी एक कहानी थी, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब आगे बात करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका प्रकाश संश्लेषण। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो बारीकी से पढ़ेंगे बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इंग्लिश में लिख के दे देता है वो। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो सीधी सी बात है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहली चीज। अगर दूसरी चीज की हम लोग बात करें रासायनिक अभिक्रिया के बाद, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे है या इसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए मुख्य रूप से। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें विकिरण ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और इस क्रिया में क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब समस्या यह है कि पौधे अपना भोजन बना रहा है, सही है भाई, ठीक है, हम लोग दाल रोटी चावल ये सारी चीजें खाते हैं, पौधे अपना भोजन कौन सा बनाते हैं, यानी जिस भोजन को बनाते हैं भोजन का नाम क्या है, बताइएगा आप लोग आंसर में मुझे जल्दी से। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो बनाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज
जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हाँ, तो पौधे भोजन में बात कर रहे थे हम लोग। ग्लूकोज पौधे बनाते हैं अपने भोजन के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड सत्रह है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जबकि ग्लूकोज डाइसेकेराइड में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। अब आगे हम इससे चलते हैं। अब इससे आगे जब हम लोग चलेंगे आगे, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, ये चीज लिख लेनी आपको। ये रासायनिक अभिक्रिया, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है इस प्रक्रिया में। पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसी प्रक्रिया से। और ग्लूकोज, कौन सा भोजन बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज उसे कहां से मिलती है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। और ये देख लेते हैं अभी। सबसे पहले प्रकाश के रंग की बात करूं। प्रकाश में रंग कौन कौन से होते हैं, प्रकाश में रंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, विबग्योर, ठीक है, यही होता है। ये बात सबको पता होगा, विबग्योर। V4 वायलेट, I4 इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ऑरेंज ही है। ऑरेंज यानी नारंगी, मैं सोच रहा था नारंगी के साथ एक कुछ और कहते हैं, ऑरेंज ही होता है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। रेड को लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और इंडिगो। इंडिगो, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा बात को चेक कर लेता हूँ मिनट। और सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस किस में होती है। तो सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को, हरे पौधे याद रखने हैं, और याद रखना आप लोगों को शैवाल। शैवाल जैसे काई कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है, शैवाल से। कोई पीपल का वृक्ष लगाता है, कोई वृक्ष लगाता है, आप लोगों को याद रखना है शैवाल, और ऑप्शन में तो शैवाल सही होगा, ठीक है। सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है यहाँ से हमें शैवाल से। रीजन उसका ये भी है कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर पानी है, और ये काई होती है, जहाँ पानी होगा काई होगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। हरे पौधे, यहाँ पर ये इन दोनों जगह पर हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बारीकी से। देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया। सिंथेसिस की क्रिया कैसे कार्य करती है, देखिए। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, कहां से, वायुमंडल, प्लस 12 पानी लेती है, कहां से, जो वृक्षों के नीचे जड़ों में होता है ना, जड़ों में जो पानी लगाते हैं वहां से, पेड़ों की जड़ों से या पौधों की जड़ों से। अब ये क्रिया कंप्लीट कर रहे हैं। क्रिया कब होती है, सबसे पहले तो होगा कि प्रकाश का होना आवश्यक है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। दूसरा, इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोगों को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिण कहा जाता है, पर्णहरिण, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम रिएक्शन करेंगे जब उपस्थिति किसकी होगी, प्रकाश की और क्लोरोफिल की। इनकी उपस्थिति में जब ये क्रिया होगी तब देखते हैं क्या बनता है। ये यहाँ पे लिख देते
देता हूं मैं, तो बनेगा C6H12O6 प्लस, देखिए ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज बन गया। इसका मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ग्लूकोज है प्लस 6H2O प्लस 6O2, O2 उत्सर्जित हो गई यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारा पानी है। देखते भी होगा पत्तियों के ऊपर जो बूंदें दिखाई देती हैं वो यही है, ऑक्सीजन जिसे हम लोग ले रहे हैं। और ये इनका मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। जबकि सह उत्पाद अगर ऑक्सीजन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सह उत्पाद कौन सा है, तो ऑक्सीजन। सह उत्पाद की अगर आप लोग बात करें, मुख्य उत्पाद में क्या अंतर होता है, जैसे शुगर मिल देखी होगी आप लोगों ने, और शुगर मिल में चीनी बनाई जाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि उससे वहां पर चीनी के सिवा कुछ चीजें बन जाती है, सिरका बन जाता है, ठीक है, अल्कोहल मिल जाता है हम लोगों को, तो वो क्या हमारे सह उत्पाद होते हैं। ठीक है, इस चीज को मुख्य रूप से आप लोग पता होना चाहिए कि ये हमारा सह उत्पाद है क्या, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पानी अपना नमी के रूप में देखते हैं हम लोग, पत्तियों के ऊपर जो लगा होता है पानी, बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं, वही होता है। तो इस प्रकार से भोजन क्या बना हमारा, ग्लूकोज बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सह उत्पाद की बात करें तो सह उत्पाद क्या हो गया, उप उत्पाद भी कहा जा सकता है, सह उत्पाद या उप उत्पाद। ठीक है, इसका दूसरा उत्पाद कह सकते हैं इसको। क्लोरोफिल और प्रकाश की कंडीशन में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, वायुमंडल से, जबकि पानी कहां से लेता है, जड़ों से। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चीजें। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी पता है आप लोगों को क्लोरोफिल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, लेकिन ये चीज कहां से लेता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। और क्या क्या बनता है, किस तरीके से बनता है। तो ऑक्सीजन इसका उप उत्पाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख ही देता हूं यहाँ पर, उप उत्पाद किसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उप उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, जबकि मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसी को लिख लेना, कई बार एग्जामिनर यही से पूछ लेता है क्वेश्चन को। बहुत डेप्थ में आकर समझा रहा हूं इन चीजों को मैं आप लोगों को। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा चित्र के माध्यम से। पहले बता दूं मैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रकार पूछे जाते हैं आप लोगों से। प्रकार, तो प्रकार की बात करें तो प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, जबकि दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया दोनों में डिफरेंस यहां पे देखो। मेरे पहले चीज तो लाइट कहते हैं इसको, लाइट रिएक्शन, और इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन कहां कहां पर होता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये क्रिया होती है प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। थोड़ा सा इसमें आगे चलने से पहले कुछ समझ लेते हैं। ये क्रिया कहां पर होती है, पत्ती में, और पत्ती में किस स्थान पर होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, हरित लवक को। तो हरित लवक का एक चित्र बना रहा हूं, उसको समझ लीजिए आप एक बार पहले से। ठीक है, फिर उसके बाद चित्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए रफली डायग्राम है, ज्यादा गंभीरता से समझ लेना, समझने के लिए काफी होगा। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं केवल। ये इसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली किसकी झिल्ली है, तो ये झिल्ली है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की। ये जो बिंदी लगाई है मैंने अंदर, ये जो भरा है अंदर द्रव फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को कहा जाता है, यानी द्रव को कहा जाता है स्ट्रोमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिक्के जैसी संरचना आप लोगों को मिलेगी। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बना देता हूँ, आप लोग बना लेना अपनी कॉपी पर। इसमें सिक्के जैसी संरचना आप लोगों को मिलेगी, और इस संरचना को कहा जाता है
इधर लिखता हूँ सॉरी, इस संरचना को कहा जाता है ग्रेना। दिखाई तो नहीं रहा होगा सभी को, ग्रेना। और इस सिक्के के अंदर भी कुछ बिंदी टाइप के आप लोगों के अंदर कर देता हूं मैं, इसके अंदर भरा हुआ है ये ग्रेना भी भरे हुए होते हैं, इसको भर देता हूं मैं। भर दिया इसके अंदर जो भरे हुए हैं ना बिंदी जैसी, और इसको कहा जाता है आप लोगों का पर्ल हरिन, पर्ल हरिन, ठीक है। पर्ल हरिन बोल सकते हो, पर्ल हरित बोल सकते हो, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये चित्र है आप लोगों के सामने। हाँ, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए, डीएनए भी होता है इसके अंदर। और एक चित्र बना देता हूं मैं, राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम को वैसे जानते ही आप लोग, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसका उपनाम है राइबोसोम का। और यहाँ पर कम क्षमता वाला होता है, लगभग 79S क्षमता वाला यहाँ पर राइबोसोम, ये अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, यहाँ पर 79S वाला क्षमता वाला राइबोसोम, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ग्रेना आप लोगों को समझ में आ गया, डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम होता है, स्ट्रोमा जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी दोहरी झिल्ली होती है। तो ये चित्र किसका है, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, हरित लवक का ये चित्र है। पर्ल हरिन क्लोरोफिल है इसमें, ठीक है। पर्ल क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, ये ग्रेना के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोफिल किसके अंदर है, ग्रेना के अंदर। देखो पत्ती को जब हम जूम करके देखेंगे ज्यादा, तो हम लोग देखेंगे उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को जूम करेंगे तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी अंदर, ठीक है। ग्रेना दिखाई देगा, जब ग्रेना को भी जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगा पर्ल हरिन या क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल या पर्ल हरिन जरूरी तो सारी चीजें हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा पर्ल हरिन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मिल जाता अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ी सी चीज हम लोग देख लेते हैं, इसमें देख लेते थोड़ा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए इस पर, तो मैं जो चीजें हैं उनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजें मैंने मिटा दी, इधर मैंने ग्रेना लिखा छोड़ देता हूँ, और इधर स्ट्रोमा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस साइड में लिख देता हूँ ग्रेना, यहाँ पे ग्रेना, और स्ट्रोमा लिखा। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश का होना आवश्यक है, प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी प्रकाशीय अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है। लेकिन अप्रकाशीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन, यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तब भी वो क्रिया हो सकती है, प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, प्रकाश इसमें आवश्यक नहीं है, प्रकाश कंपल्सरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया का होना आवश्यक है, यानी ये क्रिया हो चुकी होनी चाहिए, उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यानी अगर मान लेते हैं रात का, और हम एग्जांपल ले लें, रात में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, होता है, कौन सा होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया वाला होता है, क्योंकि दिन में जो प्रकाशीय अभिक्रिया हुई वो उसके पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसीलिए लिख देता हूं यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया का होना आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होती है, तो मैं बता दूं प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, इसीलिए मैंने इस साइड में लिखा है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। बहुत बारीकी से समझना इस चीज को, ठीक है। वहां पर प्रकाश के बिना अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया का होना जरूरी है, दिन में प्रकाशीय अभिक्रिया हुई हो तभी वो हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, या थोड़ी बहुत भी हुई हो, जहां लगातार सालों साल मौसम खराब रहते हैं वहां पर पौधे डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन यही है, पौधे ग्रो नहीं कर पाते, उसका रीजन यही है कि वहां प्रकाशीय अभिक्रिया हो ही नहीं पाती, ठीक है। इसीलिए भोजन नहीं बना पाते और वो पौधे मर जाते हैं,
ग्रेना में होती है। यहाँ पर क्या होता है इस प्रक्रिया में, मुख्य रूप से होता क्या है, पूछा भी जाता है कि ग्रेना वाली जो क्रिया है, प्रकाश की जो क्रिया है, प्रकाशीय क्रिया लाइट रिएक्शन, इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन के टूटने से, सॉरी H2O यानी जल के टूटने से ऑक्सीजन बनता है, यहां पर बनता है। पहली चीज, ऑक्सीजन कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट के सिस्टम में, तो ग्रेना में, बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां का हम लोग देख लेते हैं अभी स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, यहां पर इसका मुख्य भोजन बन रहा है जिसका नाम है ग्लूकोज। यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन कहां बनती है, ग्रेना में, जबकि ग्लूकोज कहां बनता है, स्ट्रोमा में। तो उसका मुख्य भोजन क्या है या मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है, जबकि उप उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। अब कुछ इसके फैक्ट्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है, लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है लाल रंग में। वही सबसे कम अगर पूछी जाए, लाल के बाद अगर पूछा जाए तो नीला रंग लिख लेना भैया, दो रंग, ठीक है। मुख्य रूप से लाल, सर्वाधिक के लिए लाल ही जाना जाता है, ये सर्वाधिक की होती है यहाँ पर, सर्वाधिक। और सबसे कम की अगर बात करें तो याद रखना हरा रंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के रंग ही है, सूर्य के प्रकाश के रंग, ठीक है। तो सर्वाधिक लाल रंग में होती है, जबकि सबसे कम हरे रंग में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पौधों के ऊतक याद रखने का आप लोगों को, पौधों के दो ऊतक लिखा रहा हूं यहाँ पे मुख्य रूप से। एक का नाम होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब इनका काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम का काम देख लेते हैं हम लोग। जाइलम क्या करता है कि ये जड़ से जल को यानी पानी को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, ठीक है। अब पता चल गया पौधे के प्रत्येक भाग में, यानी पत्ती तक पानी कौन लेके जा रहा है, जाइलम, जड़ से। जबकि ग्लूकोज यानी भोजन, भोजन को कौन लेके जाता है, तो फ्लोएम, ग्लूकोज यानी भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक लेके जाता है, प्रत्येक भाग तक लेकर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि पानी पौधे के प्रत्येक भाग तक कौन लेके जाता है, तो जाइलम। और जबकि भोजन यानी खासकर ग्लूकोज, भोजन कौन सा है, तो ग्लूकोज, वो लेके कौन जाता है, तो फ्लोएम। ये दो ऊतक हैं जो कि परिवहन का काम करते हैं पौधों के अंदर। आगे कुछ फैक्ट और है, 5-6 फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। पौधों में वृद्धि होती है, तनाव में वृद्धि होती है और जड़ में वृद्धि होती है। तनाव में वृद्धि जो होती है उसको बोला जाता है धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि। और ये कब होती है, तो आप लोगों को बता दूं, ये प्रकाश में होती है, ठीक है, प्रकाश में होती है। जबकि जो जड़ में वृद्धि होती है ये कब होती है, पहली चीज तो ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है, ऋणात्मक वृद्धि, सॉरी ऋणात्मक वृद्धि होता है, ऋणात्मक बोल रहा हूं, वृद्धि होती है। और ये कब होती है, ये अंधेरे में होती है, अंधेरे में। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें। एक क्वेश्चन भूल गया था मैं कराना, भी थोड़ा पीछे जस्ट क्वेश्चन करा रहा था मैं क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है Mg यानी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में धातु होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, ठीक है, याद रखना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तनाव में वृद्धि धनात्मक वृद्धि कहलाती है, और ये प्रकाश में होती है। जबकि जड़ में जो वृद्धि होती है पौधों में, वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है, और ये अंधेरे में होती है।
अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो नाम है उनका रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल। इन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताया। सर्वप्रथम बताया था, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लाइव टेस्ट में लाइव क्विज में जुड़ने के लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि 2-3 लाइव क्लासेस हैं और 1-2 दिन में उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर ग्रुपों की लिंक दी हुई है। मुख्य रूप से बॉयज वाले जो ग्रुप हैं सारे दे दिए गए हैं, और जो फीमेल वाले ग्रुप हैं मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बीच में, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। धन्यवाद।